हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेस्ला ट्यूटोरियल्स में। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बात किया था गॉस लॉ क्या होता है और उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स भी देखे थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे जनरली बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते ही रहते हैं। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, क्लियर। तो जो हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन है वो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है कि किसी वायर, जो वायर क्या है थीन है और इन्फिनाइटली कंडीशन दिया हुआ, वो बताएंगे कि इन्फिनाइट किसे बोलते हैं। क्या बोला है कि क्यों कोई अगर थीन वायर है और उस पर अगर पॉजिटिवली चार्ज हो या नेगेटिवली चार्ज हो तो उसके कारण जो होगा फील्ड वो क्या होगा, तो उसको गॉस लॉ के थ्रू क्या करें, फाइंड करें। तो जो हमारा फर्स्ट है वो क्या है, फाइंड फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग थीन, फाइंड फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग थीन स्ट्रेट चार्ज्ड वायर, क्लियर। इसके कारण हमें फाइंड करना है फील्ड। तो देखें, जो हमारा ये वायर है वो कैसा है, थीन है। ये वायर थीन है और स्ट्रेट है। इस पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है। ये इस पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का वो कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है। और इस वायर के कारण आर पॉइंट पे हमें कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, फाइंड करना है। आर डिस्टेंस पे हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आर डिस्टेंस है। अब देखें, गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस प्लॉट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस होगा इस वायर के कारण वो कैसा होगा, सिलेंड्रिकल शेप का होगा। तो सिलेंड्रिकल शेप कैसा होगा भाई, ये देखें, ये रहा सिलेंड्रिकल शेप का गॉसियन सरफेस। ये सिलेंड्रिकल एक का एंड हुआ और ये दूसरा एंड हुआ। आई बात समझ में। इसको इनफाइनाइटली इसलिए बोला गया है, इस वायर को इनफाइनाइटली लॉन्ग इसलिए बोला गया है क्योंकि ये जो जहाँ पे हमें फाइंड करना है फील्ड, ये जो पॉइंट मान लिया है ये हमारा पॉइंट है P। तो ये जो R डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस हम मान लें L, ये जो डिस्टेंस R है L के कंपैरिजन में क्या है, बहुत 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 छोटा है। सॉरी, L जो है बहुत 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 बड़ा है किसके कंपैरिजन में, R के कंपैरिजन में। इसलिए इस लेंथ को क्या बोला गया है कि इनफाइनाइटली लॉन्ग है। आई बात समझ में, क्लियर। तो इनफाइनाइटली इसीलिए बोला गया है क्योंकि ये जो L है R के कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। क्लियर, ये हो गया क्लियर। अब देखें, इसके कारण हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो गॉस लॉ अप्लाई करते थे किसी गॉसियन सरफेस पे अप्लाई करते थे फील्ड फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस है, एक तो सरफेस एक ये हो गया 1 और ये एक सरफेस ये हो गया 2 और ये एक जो कर्व सरफेस है वो हो गया कर्व सरफेस, भी ये क्या होगा, वो थर्ड सरफेस हो गया। तो इस पे मैंने कंसिडर किया एक एलिमेंटल एरिया। ये हमने एक कर्व सरफेस एरिया के ऊपर एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया को कंसिडर किया है जिस पे इसका जो डायरेक्शन होगा एन कैप का, इस पर क्या हमें क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। सरफेस के परपेंडिकुलर ही एन कैप का डायरेक्शन होता है। आई बात समझ में। और ये देखिए, ये जो चार्ज है, ये जो वायर है कैसा चार्ज है, यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पे क्या कंसिडर किया कि ये पॉजिटिवली चार्ज है।
तो पॉजिटिवली चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड। तो ये हो गया ई। और मैंने बात किया था कि एरिया वेक्टर जो होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसके बीच के एंगल को लिया जाता था थीटा, जो हमारे फॉर्मूले में आता था, क्या आता था, ई डी ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो थीटा था वो किसके बीच में लिया जाता है, एरिया वेक्टर जो एरिया के परपेंडिकुलर रहता था उसके बीच में, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो थीटा था वही एंगल लेते थे। तो यहाँ पे जो थीटा है एन कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में वो क्या है, 0 डिग्री, क्योंकि क्या दोनों का सेम डायरेक्शन। अब उसी तरह से एक छोटा सा एरिया यहाँ पे मैंने कंसिडर किया एक सरफेस पे, तो इस पे जो परपेंडिकुलर होगा क्या होगा, एन कैप का डायरेक्शन होगा, और ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर, ये जो पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण रेडियली आउटवर्ड होगा। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे थीटा का वैल्यू 0 डिग्री दे रहा है, यहाँ से देखने से के साथ लग रहा है कि यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू है वो है 90 डिग्री। सिमिलरली ये जो सरफेस है यहाँ पे भी एन कैप का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगा एरिया का, और यहाँ पे क्या होगा, ई का ये डायरेक्शन होगा, और इसके बीच का भी एंगल क्या हो रहा है, 90 डिग्री। आई बात समझ में? कुछ नहीं करना था, जो फिजिक्स लगाना था लगा दिए भाई। एक छोटा सा लैंग्वेज भी यहाँ पे चाहे तो इंक्लूड कर सकते हैं, वो इंक्लूड कर देंगे, बाकी कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले लिखना है और इसके बाद मैथमेटिक्स अप्लाई करनी है। तो आइए यहाँ पे एक छोटा सा लैंग्वेज लिखें। कंसीडर, मैंने क्या कंसीडर किया, लॉन्ग थिन स्ट्रेट चार्ज वायर, क्लियर। कंसीडर एन infinitely long thin straight वायर। और कौन सा कैसा वायर है, चार्ज वायर। आप ये डायरेक्ट वायर लिखें, कोई बात नहीं, ऊपर मेंशन किया हुआ, ठीक है। जो जिसके साथ क्या है, विथ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी। और मैंने बात किया है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे कैसा चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। किसी थीन वायर पे कैसा चार्ज डेंसिटी होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और उस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। और लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू होता है Q/L, ये होता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, गॉस लॉ के बारे में बात कर रहे हैं। तो गॉस लॉ में जो चार्ज लिया जाता है वो गॉसियन सरफेस से जो इनक्लोज्ड रहता है चार्ज, उसी को कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे जो चार्ज है वो कैसा है, इनक्लोज्ड है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा दी, Q इनक्लोज्ड, क्लियर। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे Q इनक्लोज्ड इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q इनक्लोज्ड इज इक्वल टू लिख सकते हैं लैम्डा इंटू एल, कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, क्लियर। अब हमें क्या करना है, गॉस लॉ अप्लाई करना था। जो करना था फिजिक्स कर दिए हैं, आप केवल इसका फॉर्मूला लगाना है, बाकी मैथमेटिक्स अप्लाई करनी है। तो ये मैं मिटा रहा हूँ, आप इसे नोट डाउन करें, इतना पोर्शन मुझे चाहिए। तो अप्लाइंग गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या होता है भाई, फाई ई या फिर फाई टोटल बोल सकते हैं। वो क्या होता है, इंटीग्रल, क्लोज इंटीग्रल ओवर ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। और ये जो फॉर्मूला है वो हर एक सरफेस से अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे फाई 1 होगा, फाई 2, फाई 3, ये हमारा सरफेस कैसा है, फाई 3, और टोटल क्या देगा, फाई टोटल दे देगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखें डायरेक्ट। अब क्या करें, ये जो गॉस लॉ है हर एक सरफेस पे लगा रहे हैं, तो हम क्या करें, पहले 1 के लिए लगा रहे हैं। तो 1 के लिए क्या होगा, ई, देखिए 1, ये इंटीग्रल जो है सरफेस 1 पे लग रहा है, इसलिए
वन मैंने लिखा है। इसे लिमिट कंसिडर ना करें, क्योंकि लिमिट क्या होगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट तो दोनों देना पड़ेगा। ये सरफेस वन के लिए इसलिए ये इंडिकेट किया। अब देखिए यहाँ पे जो क्या है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, डॉट को हटाएंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। तो क्या होगा, ई डी ए कॉस थीटा, और थीटा का वैल्यू सरफेस वन में क्या है भाई, 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री प्लस सबके कारण फाइंड करनी तो सेकेंड सरफेस इंटीग्रल सब क्या है, यहाँ पे भी क्या है 90 डिग्री है, ई डी ए कॉस 90। अब थर्ड में देखें थीटा का वैल्यू क्या है, 0 डिग्री, कुछ नहीं करनी है, ई डी ए कॉस 0 डिग्री, ई डी ए कॉस 0 डिग्री। अब देखें सॉरी, और ये किसके बराबर होगा, ये टोटल ये बराबर होगा क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होगा, ये तो बताता है गॉस लॉ। ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 0, कॉस थीटा कॉस 90 0, कॉस 90 0, कॉस 0 क्या होगा 1। तो मुझे अब ये जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा किसके कारण मिलेगा, थर्ड सरफेस के केवल कारण मिलेगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ई डी ए क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। कॉस 0 तो क्या हो गया 1। अब देखें हमें इसे इंटीग्रेट करना है, लेकिन यहाँ पे देखें ये जो सिलेंडर है हमारा उसका डिस्टेंस क्या है आर। तो अगर ये सिलेंडर आर रेडियस का बना हुआ है, मान ली ये हमारा एक वायर है और इससे आर रेडियस का एक सिलेंडर हम बनाएं, तो हर एक जगह पे आर का वैल्यू क्या होगा, सिलेंडर के सरफेस पे क्या होगा, आर का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। और हर एक पॉइंट पे अगर हम फाइंड करें, क्या फाइंड करें, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हर एक पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा। तो मीन्स बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो क्या हुआ, यूनिफॉर्म है, और बोल सकते हैं वो कांस्टेंट है, मीन्स चेंज नहीं कर रहा है। तो जो कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रल से क्या होता है, बाहर आ जाता है। तो ई को हम क्या कि इंटीग्रेशन से बाहर ले आएँ। अब जो इंटीग्रेशन होगा किस पे होगा, डी ए पे, और डी ए क्या है हमारा, डी ए क्या है, एरिया, स्मॉल एरिया। और ये जो स्मॉल एरिया है ये किस पे हो रहा है भाई, ये थर्ड वाले पे हो रहा है, ठीक है। बाकी सब तो जीरो हो गए, वो थर्ड वाला इंटीग्रेशन ले रहे हैं। थर्ड वाला इंटीग्रेशन कर्व सरफेस एरिया, तो मैं एक स्मॉल कर्व सरफेस एरिया को अगर इंटीग्रेट करें तो टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दे देगा मुझे। और टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एल, क्योंकि इसका लेंथ क्या है सिलेंडर का एल, और डिस्टेंस जो रेडियस क्या है आर, तो क्या होगा 2 पाई आर एल। यहाँ से लिख सकते हैं ई इंटू 2 पाई आर एल, हो गया। और क्यू इनक्लोज्ड को क्या लिखें, यहाँ से क्यू इनक्लोज्ड का वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो क्या हो, लैम्डा एल। तो ये हो गया लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये एल से ये एल क्या हो, कैंसिल हो गया। तो ई को हम क्या लिख सकते हैं, ई को लिख सकते हैं लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू किसके कारण, ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इस सरफेस के कारण। आई बात समझ में। बाकी दोनों तो क्या हुआ, जीरो हो गया था। तो बोल सकते हैं कि जो इन्फाइनेटली लॉन्ग स्टेट चार्ज वायर था उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आता है, ई इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और इसे मैं क्या कर सकता हूँ, इसे मैं वेक्टोरियली लिख सकता हूँ। तो वेक्टोरियल लिखने के लिए कुछ नहीं करना है, बस क्या करें, यहाँ पे देखें इसको वेक्टोरियली लिख रहे हैं, मीन्स बोल सकते हैं वेक्टर फॉर्म में लिखें। तो वेक्टर फॉर्म क्या होगा भाई, वेक्टर फॉर्म कुछ नहीं करना, बस यूनिट कैप लगाना है, वेक्टर फॉर्म। तो E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन कैप। ये क्या हुआ, यही है वेक्टर फॉर्म। अब देखें इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है, इन्वर्सली रिलेशन है। आई बात समझ में। तो इसके बीच का जो ग्राफ प्लॉट होगा कुछ इस तरह से प्लॉट होगा, आप इसे नोट डाउन करते चलें। तो ई और आर के बीच में जो ग्राफ प्लॉट होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ये आर का वैल्यू इधर इंक्रीज कर रहा है और ये ई का वैल्यू इस डायरेक्शन में। मीन्स अगर आर बढ़ेगा तो ई डिक्रीज होगा, और ई अगर आर घटेगा तो ई क्या होगा, इंक्रीज होगा। मीन्स कुछ इसका वैल्यू इस तरह से आएगा। आई बात समझ में। ये 1/r क्लियर। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि किसी थीन
इन्फाइनाइटली लॉन्ग थिन स्ट्रेट वायर के कारण फाइंड कीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो आप ये पूरा का पूरा प्रोसेस फॉलो करें और यहाँ तक रिजल्ट लिखें और वेक्टर फॉर्म भी लिख सकते हैं और ये ग्राफ को प्लॉट करें। क्लियर। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, क्योंकि ये क्या पॉजिटिवली चार्ज है इसलिए क्या होगा आउटवर्ड होगा। तो कभी कभी मेंशन भी करना पूछेगा कि इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो कैसा होगा, उसका नेचर क्या होगा। तो क्या बोलेंगे रेडिएटिव आउटवर्ड होगा। आई बात समझ में। इसे आप नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट एप्लीकेशन ले रहे हैं। तो जो हमारा सेकेंड एप्लीकेशन है वो ये फील्ड ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। अब मुझे किसी इनफाइनाइट थिन शीट के कारण क्या फाइंड करना है, फील्ड फाइंड करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो डायग्राम अगर बनाए तो डायग्राम कुछ क्या ऐसा होगा, ये इनफाइनाइट शीट है, कैसा है इनफाइनाइट शीट, और क्या है थिन है, और ये नॉन कंडक्टिंग है। आई बस में। और ये भी मैंने क्या कंसिडर किया है कि ये कैसा है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। अब देखिए यहाँ पे सीट का बात आया है तो सीट को एरिया में मेजर करते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो कि क्या होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। आई बात समझ में। इस थिन सीट के कारण हमें क्या फाइंड करना है, एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अब देखें इसको इनफाइनाइट क्यों बोला गया है, क्योंकि इसके कारण ये इस पॉइंट पे हमें क्या फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। अब मैंने डिस्टेंस बताया कि ये जो हमारा जो डिस्टेंस है वो क्या है, इस थिन सीट के कारण क्या है वो बहुत छोटा है, इसलिए इस थिन को क्या बोलेगा इनफाइनाइटली। ठीक। अब हमें इस पे फाइंड करना है फील्ड इस पॉइंट पे। तो मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हमने फाइंड कर रहा है क्या, किसके कारण, गॉस लॉ के कारण। तो गॉस लॉ के कारण हमें क्या पहले बनाना पड़ेगा गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस प्लॉट करें तो सेम कंडीशन यहाँ पे जैसे क्या होगा, यहाँ पे भी एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस का फॉर्मेशन होगा। तो ये रहा सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कुछ इस तरह से, जो कि इस पोर्शन से कितना डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे। क्लियर। और यहाँ पे जो देख सकते हैं हम, क्या देख सकते हैं, ये अच्छा ये एरिया कुछ इस तरह से हो जाएगा, मीन्स ये एरिया इधर से पास कर रहा है। आई बस में। तो ये जो हमारा जो फ्रंट एरिया मैंने कंसिडर किया है, तो क्या होगा इसका पीछे वाला भी एरिया होगा, पीछे का भी एरिया होगा। तो पीछे का जो पोर्शन के कारण जो फील्ड होगा यहाँ पे कुछ यहाँ पे होगा, सेम डिस्टेंस आर पे, तो कुछ ये रहा, यहाँ से भी इसका डिस्टेंस क्या है ये आ रहा है, ये मिडिल पॉइंट है, और यहाँ से ये डिस्टेंस क्या है ये आर है। मीन्स बोला जाए तो ये जो टोटल डिस्टेंस है वो क्या हो गया 2r। क्लियर है। और अब देखिए सरफेस बन गया, तो ये जो एरिया है और ये जो एरिया है और ये जो एरिया है क्या होगा, सारे एरिया क्या है आपस में इक्वल है, क्योंकि ये जो सिलेंड्रिकल जो गॉसियन सरफेस है वो क्या हो कुछ इस तरह से पास हुआ है। तो इसका जो सरफेस है ये वाला जो पोर्शन है इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। क्लियर। तो बोल सकते हैं कि ये जो एरिया है ए और ये एरिया है ए और ये आपस में सारे एरिया क्या है इक्वल है, इसलिए क्या लिखें ए, क्योंकि एरिया क्या आपस में इक्वल है। अब कुछ नहीं करना है, बस हमें सरफेस को क्या करना है कंसीडर करना है और फिर से गॉस लॉ लगाना है। तो आप देखें यहाँ पे ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो पॉजिटिवली चार्ज के कारण इस सरफेस पे जो एन कैप का डायरेक्शन होगा, जो एन कैप है इस सरफेस के कारण ये सरफेस कैसा पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण डायरेक्शन ई होगा, इधर परपेंडिकुलर होता है, आउटवर्ड होता है। और अगर ये हम सरफेस कंसिडर किए तो एन कैप का भी डायरेक्शन क्या होगा परपेंडिकुलर होता है, तो ये होगा। तो मीन्स यहाँ पे बोल सकते हैं कि ई और एन के बीच का जो डायरेक्शन है
सेम है और दोनों के बीच का जो एंगल है यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या है 0 डिग्री। आई बात समझ में। अब यहाँ पे भी अगर कंसिडर करें, यहाँ पे अगर हम कंसिडर करें सरफेस, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा एन कैप का डायरेक्शन और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है तो इसके परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। तो ई और एन के बीच में यहाँ पे एंगल कितना है 0 डिग्री। अब क्या करें, एक कर्व्ड सरफेस पे एरिया कंसिडर करें। तो कर्व्ड सरफेस पे एरिया कुछ इस तरह से स्मॉल एरिया कंसिडर किए और स्मॉल एरिया का उसका जो एन कैप का जो डायरेक्शन होगा क्या होगा परपेंडिकुलर है, ये हो गया। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या सॉरी जो इलेक्ट्रिक की जो सीट है वो कैसा पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा रेडियली आउटवर्ड। तो यहाँ पे ऐसे हम बना सकते हैं, ये कुछ इस तरह से होगा। मीन्स यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू है वो कितना है 90 डिग्री आ गया। अब कुछ नहीं करना है, बस हमें क्या करना है गॉस लॉ अप्लाई करना है। तो यहाँ पे कुछ लिखें, लैंग्वेज क्या लिखें, लेट सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो क्या होगा लेट सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ सीट का क्या है सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है। आई बात समझ में। और ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन आइदर साइड of the seat must be perpendicular to the plane of the seat, तो यहाँ तक लिख दिए। अब क्या लिख सकता है हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, कैसा होगा सेम मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल द पॉइंट, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड ऑफ all the points। आई बात समझ में। ऑफ ऑल द पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सीन, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सीट। इसको ऐसे लिख सकते हैं। आई बात समझ में। कुछ नहीं किए हैं, जितना सारा हम इंफॉर्मेशन कंसिडर किए थे उसी को लैंग्वेज में यहाँ पे लिख दिए हैं। अब हमें क्या करना है अप्लाई करना है गॉस लॉ। क्या लिखें अप्लाई गॉस लॉ अप्लाई करें। तो गॉस लॉ का एक्सप्रेशन क्या होता है भाई, गॉस लॉ का एक्सप्रेशन होता है क्लोज्ड इंटीग्रल ओवर ई डॉट डी इज इक्वल टू द क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही तो होता है। आई बात समझ में। अब देखें टोटल फ्लक्स मीन्स टोटल जो निकालना है फाई वो क्या होगा हर एक सरफेस के कारण। तो ये सरफेस 1 मानो, ये 2 और ये 3, फिर क्या होगा फाई। पहला इंटीग्रेशन इस सरफेस के ऊपर होगा तो ये हो गया 1 ई डॉट को हटाएं डायरेक्ट लिखे ई डी ए कॉस थीटा, और यहाँ पे कॉस 0 का वैल्यू क्या है सॉरी 0 डिग्री मतलब थीटा का वैल्यू क्या है 0। तो यहाँ पे लिखे क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा, क्या लिख सकते हैं कॉस 0 डिग्री प्लस। अब जो इंटीग्रेशन होगा सेकेंड सरफेस पे होगा, सेकेंड सरफेस ई
डी ए कॉस 0 डिग्री प्लस थर्ड पे ई डी ए कॉस 90। क्लियर है। और ये जो है ये किसके इक्वल होगा, ये होगा Q इंक्लूज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या विजिबल है, थोड़ा चेक कर लेते हैं। क्लियर। तो ये क्या है, Q इंक्लूज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। अब देखें ई डी ए कॉस 0 का वैल्यू क्या होगा 1, तो मीन्स ये वाला टर्म 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, मीन्स ई डी ए आएगा। और ई डी ए क्या होगा, कॉस 90 था, कॉस 90 का वैल्यू क्या था 0, ये तो टर्म ही क्या कैंसिल आउट हो गया। तो फाइव ई को क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे लिख सकते हैं, देखें ई क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने क्या बोला था सेम होगा। ये जो पॉइंट है यहाँ से इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, इसके बीच का डिस्टेंस r है, तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या है वही से होगा, और यहाँ से भी डिस्टेंस इसके बीच का क्या है r है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहाँ होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहाँ होगा। क्लियर है। मीन्स ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दोनों पोर्शन पे क्या है सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं कर रहा था, ई डी ए बाहर आ गया। सिमिलरली सेकेंड केस में भी वही हो गया, ई क्या है बाहर आ गया, कि क्या क्यों बाहर आया, क्योंकि क्या है सेम है। अब देखें ये जो फर्स्ट सरफेस है हमारा ये, और ये सेकेंड सरफेस है, इसका एरिया को हमने क्या किया ए कंसिडर किया, और ये दो इसका भी एरिया क्या कंसिडर किया ए कंसिडर किया। ये दोनों एरिया क्या आपस में इक्वल है ए, तो इसको इंटीग्रेट करने पे क्या देगा ई ए, डी ए को इंटीग्रेट किया क्या दिया ए प्लस इंटू ए, और ये किसके बराबर है Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यार ये क्या है Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखें ई ए तो क्या आ गया 2EA, तो क्या आ गया 2EA अपॉन Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये किसके बराबर है भाई, ये 5 टोटल। क्लियर। तो मुझे ये स्पेस चाहिए, आप इसे नोट डाउन करें, मुझे ये वाला इरेज करना पड़ेगा। अब देखें हमने इसका जो है ये कैसा है सिग्मा सरफेस जो है क्या सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो चार्ज पर यूनिट एरिया होगा ये चार्ज पर यूनिट एरिया। तो Q और Q इनक्लोज्ड यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखें तो Q इनक्लोज्ड क्या होगा सिग्मा इंटू ए होगा, यहाँ से क्या होगा Q इनक्लोज्ड सिग्मा इंटू एन होगा, भाई क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। तो इसको क्या करें वहाँ पे पुट करें, तो क्या होगा ये क्या होगा 2EA, ये क्या होगा सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए से ए क्या हुआ कैंसिल हो गया, तो E का वैल्यू यहाँ पे आया क्या आया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये किसके बराबर है E। तो ये क्या आया हमारा फील्ड आया ड्यू टू ये थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट। आई बात समझ में। देखिए जो E यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंडिपेंडेंट ऑफ R है, मीन्स R पे डिपेंड नहीं कर रहा है। क्लियर। मीन्स यहाँ फाइंड कीजिए, यहाँ पे फाइंड कीजिए, यहाँ पे फाइंड कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा सभी जगह सेम होगा, वो डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इसको मेंशन करें यहाँ पे, क्या मेंशन करें कि इन दिस केस E इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ R। in this case electric field is independent of R। इंडिपेंडेंट ऑफ R है मीन्स यहाँ फाइंड कीजिए, यहाँ पे कहीं फाइंड कीजिए, E का वैल्यू क्या होगा सेम होगा। तो ये हमारा क्या था सेकेंड एप्लीकेशन था किसका गॉस लॉ का। क्लियर। तो और इसको लिख सकते हैं सो E will be same
एट ऑल पॉइंट्स। ये जो पॉइंट्स है वो क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, क्लोज टू द सीट। तो ये सारे पॉइंट्स थे और ये हमारा सेकेंड एप्लीकेशन था। आप इसे नोट डाउन कर लें। जो इस सीट के कारण कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं उसको लिखें, या फिर बोल सकते हैं स्पेशल केस सीट के कारण। तो जो हमने भी फाइंड किया सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ रहा था, यही आ रहा था। तो अब मैंने क्या कंसिडर किया, केस 1 जो स्पेशल केस है वो क्या है, कुछ इस तरह से मैंने कंसिडर किया है एक सीट जिस पे क्या है प्लस यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इस पे भी क्या है प्लस साइन, ये भी क्या है, ये भी मैंने पॉजिटिव चार्ज सीट को कंसिडर किया। और ये भी क्या है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये भी क्या है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। केस 1 है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ये दोनों के बीच इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। आई बस में इसको बोले सीट 1, इसको बोले सीट 2। तो अब देखें हमने तो सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लिया भाई। तो सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अब देखें इस 2 के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E2 वो क्या है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी तो पढ़ लिया इसलिए डायरेक्ट लिख दिया मैंने कि सीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 इसलिए क्योंकि ये इस सीट के कारण लिख रहे हैं। अब इस सीट के कारण यहाँ पे क्या होगा E1, ये पॉजिटिव चार्ज तो डायरेक्शन इधर होगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज तो डायरेक्शन इधर होगा इस पॉइंट पे। तो अब देखें यहाँ पे E1 का भी वैल्यू क्या होगा भाई, E1 जो है वो क्या होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ये होगा। मीन्स अगर टोटल बोला जाए यहाँ पे ई टोटल तो क्या होगा E1 प्लस E2 मीन्स क्या बोलते हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मीन्स क्या होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बोथ सीट। आई बात समझ में। अब यहाँ पे फाइंड करें तो इस 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा इस डायरेक्शन में, इस 2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड। तो क्या होगा 0 हो जाएगा। ई टोटल क्या लिख सकते हैं E1 माइनस E2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0। तो इस केस में क्या आया, इस केस में आया 0। अब यहाँ पे देखें इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे भी क्या होगा ई टोटल क्या होगा भाई, ई टोटल होगा E1 प्लस E2 क्या होगा सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट और टोटल हो जाएगा सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। आई बात समझ। तो देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो रहा है और कहाँ पे 0 हो रहा है। सेकंड केस, फर्स्ट केस था, अब मैंने क्या किया सेकंड केस कंसिडर किया। सेकंड केस में क्या किया मैंने कि एक जो सीट है वो तो पॉजिटिव चार्ज है ही और सेम है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इस पे मैंने क्या लिया एक नेगेटिव चार्ज कंसिडर किया, ये नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या करना फाइंड करना है सिमिलरली इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। तो क्या होगा भाई पॉजिटिव के कारण डायरेक्शन ऐसा, नेगेटिव के कारण डायरेक्शन ऐसा, इसको 1 माने इसको 2 माने, तो ये क्या होगा E1 हो गया और ये क्या होगा E2। साइन जैसा भी हो यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो लेकिन एक्सप्रेशन क्या होगा सेम तो होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे क्या होगा E1 का वैल्यू क्या है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और E2 इज इक्वल टू क्या होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आई बात समझ में। तो यहाँ पे ई टोटल इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं E1 माइनस E2
क्या लिख सकते हैं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0। तो इस केस में इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। अब इस पॉइंट पे देखें, E1 के कारण इधर डायरेक्शन होगा और इसके कारण भी डायरेक्शन क्या होगा, इधर ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव के कारण अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव के कारण भी क्या होगा, इधर ही होगा। तो दोनों क्या हुआ, सेम हो गया, सेम डायरेक्शन हो गया। तो दोनों क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो क्या होगा, E1 प्लस E2, ये देखिए ये इसमें, तो क्या हुआ, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या हुआ, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आई बात समझ में। ये जो थर्ड केस है, अगर यहाँ पे 0 तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देख लें, ये हुआ नेगेटिव के कारण E2, पॉजिटिव के कारण E1। तो यहाँ क्या हुआ, E टोटल E1 माइनस E2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 0। आई बात समझ में। तो ये दो स्पेशल केस थे सीट के। आई बात समझ में, तो इसे आप नोट डाउन कर लें। तो ये दो एप्लीकेशन थे और उसके कुछ स्पेशल केसेस थे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप इसे रिवीजन करते रहें।